दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आप सभी को पता चल गया है कि रेलवे ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है कि जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 हेतु जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो 20 गुना यूनिक होंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन है उसका फॉर्मूला ही चेंज कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन अब ये बता रहे हैं परसेंटाइल मेथड पर होने वाला है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि परसेंटाइल मेथड क्या है, किस प्रकार इसमें कैलकुलेशन की जाती है, क्यों इसको ईजी मानते हैं। साथ ही साथ क्या जो नोटिस में दे रखा था कि आरआरबी और आरआरसी वाइज एग्जाम होगा, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, यानी ये किस टाइप से एग्जाम होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कहाँ पर ये 2 पॉइंट उल्लेखित थे। तो ये जो 10 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जो नया नोटिस आया है रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, इनमें बताया गया है कि आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल। ये देखिएगा पॉइंट। एक और पॉइंट है यहाँ पर आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड। तो इनमें यहाँ पर इन्होंने एक और पॉइंट को एम्फेसाइज किया है। क्या किया है कि मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी है और एक ही शिफ्ट सिंगल शिफ्ट। अब आरआरबी वाइज और आरआरसी वाइज कैसे सिंगल शिफ्ट होगा, और बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन का जो सही फॉर्मूला है, किस प्रकार इसमें कैलकुलेशन की जाती है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। बाकी जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, अभी भी आपके पास वक्त है, 2 महीना तो आपके पास बच गए हैं। तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाकर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा। टाइम मैनेजमेंट है उसको इंक्रीज़ कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वही आपके स्मार्ट वर्क के तौर पर काम आने वाली है। कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट होंगे। अभी टेक्स्ट बुक पर ये लिमिटेड टाइम के लिए फ्लैश सेल की डील है, जिसमें आपको 12 के बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी यानी 2 महीने की एक्स्ट्रा, साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर मैक्सिमम 39 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा है। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। सेम एग्जाम पैटर्न पर यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं किस प्रकार ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, अब की बार परसेंटाइल मेथड है, वो काम करेगा। पिछली बार जो विज्ञप्ति आई थी, रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन का ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा किस टाइप से ये फॉर्मूला है वो काम करता है। इस कारण किसी कैंडिडेट के हैं 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी के 10 बढ़ रहे हैं। अब ये 20 और 10 मार्क्स बढ़ने का झंझट ही खत्म होने वाला है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे आपको पता होगा यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन होगा है, यूजीसी नेट जो यूजीसी लेवल की यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी परसेंटाइल मेथड पर हुआ है। काफ़ी एग्जाम के अभी जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वो परसेंटाइल मेथड पर कंडक्ट हो रहा है। एवं जो काफ़ी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलग अलग बोर्ड से सीबीएसई वाला हो जाता है, अदर स्टेट बोर्ड वाले कैंडिडेट आते हैं, उनमें भी परसेंटाइल फॉर्मूला काम में आता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ परसेंटाइल का मतलब क्या है। जैसे बहुत से कैंडिडेट का अलग अलग स्कोर आ रहा है, किसी के आ रहा है 99 आ रहा है, मैं मान लेता हूँ आउट ऑफ 100 में से, किसी के 80 आ रहा है। अब परसेंटाइल में बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मेरे तो 98 परसेंटाइल है फिर भी फेल हो गया। हो सकता है जो भी रिक्रूटमेंट थी वैकेंसी आई थी उसमें बहुत कम रिक्तियाँ थी, ये वैकेंसी थी, जैसे 100 वैकेंसी ही थी। अब 100 वैकेंसी में उनको 100 बंदों को लेना है, तो 99 परसेंटाइल लेके आ जाइए। इसका मतलब है आपसे ऊपर है 1% कैंडिडेट, हो सकता है वो 1% में 100 कैंडिडेट आ जाए, इस कारण आपका नंबर नहीं आया, भले ही आपकी 99 परसेंटाइल ही क्यों ना आ जाए। तो इस परसेंटाइल का मतलब एक थोड़ा बेसिक तौर पर आप समझेंगे, किसी का 100 परसेंटाइल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ उससे ऊपर कोई नहीं है, भले ही उसके बराबर हो जाए कैंडिडेट, उसके ऊपर कोई भी कैंडिडेट नहीं है, यानी वो टॉप पर है। किसी के 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या है, उससे ऊपर 1% कैंडिडेट है। 1% है, ये परसेंटाइल में बोल रहा हूँ, 99 परसेंटाइल मतलब उससे ऊपर 1% कैंडिडेट। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है, कितने ने एग्ज़ाम दिया है, तो ये डिपेंड करता है। अब 1% में मान लेते हैं 1 लाख कैंडिडेट हो जाए, और रिक्रूटमेंट आपकी रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख के आसपास है, तो वो सारे 1 लाख यहाँ पर आने वाले हैं, चाहे आपके 99 परसेंटाइल क्यों ना आ जाए, 1% वाले कैंडिडेट यहाँ पर सारे एलिजिबल हो जाएंगे, आप बाहर हो सकते हो। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब थोड़ा मैं और ईजी मेथड में आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊँ। मैं मान लेता हूँ आपका एग्ज़ाम हो रहा है ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जिसमें परसेंटाइल फॉर्मूला काम में लिया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, परसेंटाइल फॉर्मूला पहली बात तो काम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। एक शिफ्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग है। मान लेते हैं कि जो शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 1 काफ़ी इजी आ गई, ठीक है,
और शिफ्ट 2 है वो टफ आ गई, यानी हार्ड शिफ्ट, डिफिकल्ट शिफ्ट आ गई। अब इजी शिफ्ट आई है, स्टूडेंट स्कोर तो ज़्यादा करने ही वाला है। और जो परसेंटाइल फॉर्मूला है इसमें स्कोर का कोई भी मतलब नहीं है, चाहे आप कितना ही क्यों ना स्कोर कर दो, आपकी रैंक मायने रखती है। आप कौन सी रैंक लेकर आ रहे हो स्पेशल। जैसे यहाँ पर शिफ्ट 1 में मैं एज ए एग्जांपल मान रहा हूँ कि 10 कैंडिडेट हैं, वो शिफ्ट 1 में भाग लिया है, उस सेंटर की या फिर पूरे ही सेंटरों की क्षमता है वो 10 कैंडिडेट की थी उस एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, एज ए एग्जांपल समझे, बाकी क्षमता तो काफ़ी ही है आपको पता ही। अब शिफ्ट 2 में भी 10 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो शिफ्ट 1 में जो 10 कैंडिडेट ने एग्जाम दिए हैं उनका स्कोर देखिएगा, ये 100 में से आपको पता है ग्रुप डी का स्कोर हो रहा है, तो मान लेते हैं एक कैंडिडेट के 90 स्कोर हुआ है। इसी प्रकार आप यहाँ पर घटते क्रम में एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको एक क्रम से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 88, 85, 83, 80, 79 इस प्रकार कैंडिडेट के स्कोर आ रहे हैं। अब ये 10 कैंडिडेट हो गए, इनके स्कोर आप देख सकते हो, ये एज ए एग्जांपल आपने लिया। अब इस कैंडिडेट की परसेंटाइल क्या रही होगी, आप कहेंगे ये तो फर्स्ट रैंक पर है, और परसेंटाइल में रैंक मायने रखती है। फर्स्ट रैंक पर है, परसेंटाइल हो जाएगी 100, यानी 100 परसेंटाइल इनके मार्क्स है, यानी इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। अब जो सेकेंड रैंक पर है, ये सेकेंड रैंक पर है, 88 स्कोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा परसेंटाइल कितनी बन रही है। तो इसका आप परसेंटाइल कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि ये कितने सेकेंड नंबर पर है, ये फर्स्ट टोटल 10 कैंडिडेट थे, अब रह कितने गए हैं सेकेंड वाले, तो आप कहेंगे अब टोटल 9 रह गए हैं। 9 थे, कितने 10 थे। स्कोर ध्यान में नहीं रखा जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने थे, और एक जो पहली रैंक पर है उस पर आप क्या कहेंगे, 10 कैंडिडेट, अब टोटल पहली रैंक वाले देख रहे हो तो अब कितने कैंडिडेट 10 हैं, और 10/10 गुणा 100 करेंगे तो कितना होगा, 100 परसेंटाइल है। इसी प्रकार यदि 9 कैंडिडेट यहाँ पर टोटल अब कितने रह गए, ये तो इसकी परसेंटाइल निकल गई। अब जो सेकेंड रैंक पर है इसके अलावा कितने यहाँ पर कहेंगे, 9 कैंडिडेट है, 9 टोटल कितने थे, 10 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से आपकी 90 परसेंटाइल मार्क्स। 90 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि इनसे ऊपर कितने परसेंटेज है, 10 परसेंटेज है। तो 10 परसेंटेज कितने हो गए, 10 के 10 परसेंटेज आप देंगे, टोटल 10 कैंडिडेट है, इनसे ऊपर 10 परसेंटेज, यानी 10 का 10 परसेंटेज आप निकालेंगे तो कितने कैंडिडेट हो गए, एक कैंडिडेट है, तो इनसे ऊपर तो एक ही तो कैंडिडेट है। तो ये परसेंटाइल मेथड इस प्रकार काम कर रहा है। अब 85 नंबर्स लेकर आ रहा है, मार्क्स लेकर आ रहा है, लेकिन परसेंटाइल इनकी कितनी बनी, तो परसेंटाइल देखेंगे तो आप कहेंगे अब कितने कैंडिडेट रह गए, अब टोटल 8 रह गए हैं, कितने में से, 10 में से गुणा 100 करेंगे तो 80 परसेंटाइल। इस प्रकार आप देखेंगे 70 परसेंटाइल, 60, 50, 40, 30, 20, 10। अब ये शिफ्ट कितनी ही क्यों ना इजी हो, परसेंटाइल ये फिक्स हो गया, जो मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है परसेंटाइल, चाहे कोई शिफ्ट कितनी ही क्यों ना इजी आ जाए, कितनी ही क्यों ना टफ आ जाए, डिपेंड करेगी कि स्टूडेंट की रैंक क्या आई है। सेकेंड में यहाँ पर बात करूँ शिफ्ट 2 की, शिफ्ट 2 मैंने कहा टफ शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट थी भाई। अब हार्ड शिफ्ट थी, स्टूडेंट के पसीने छूटे और मार्क्स कम आई, यानी जो टॉप किया है कैंडिडेट उसके 100 में से 70 मार्क्स ही आई, फिर जो सेकंड वाले के 68 आई, 65, 63। इस प्रकार आप देखेंगे कि शिफ्ट फर्स्ट में जो 10 कैंडिडेट ने एग्जाम दिए हैं, सबसे कम मार्क्स वाला जो 10वें स्थान पर था उसके 74 आ रहे हैं, लेकिन शिफ्ट सेकंड में टॉपर के भी 74 से कम आ रहे, 70 आ रहे, फिर भी परसेंटाइल है वो 100 पर है इसकी, क्योंकि इसकी रैंक कौन सी है, फर्स्ट है। उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दी है उसमें इसकी रैंक कौन सी है, फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक यानी आप कहेंगे परसेंटाइल में तो ये कैंडिडेट है 10/10 गुणा 100 है। फिर ये कैंडिडेट कितने स्थान पर है, अब टोटल 9 रह गए ना, 9/10 गुणा 100, तो इसके 90 है, इसके 80 है, तो आप कह सकते हो चाहे इसके 70 मार्क्स क्यों ना आए और जो 90 मार्क्स आए हैं प्रथम सेट वाले टॉपर के, इन दोनों की परसेंटाइल सेम है। अब जो फाइनल आपका स्कोर कार्ड आएगा, अब की बात तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिखकर आ रहा है, जैसे एनटीपी सीबीटी फर्स्ट में जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा, जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद में ग्रुप डी का आएगा, तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने बड़े, आपको देखने को मिलेगा उसकी परसेंटाइल कितनी आई है। अब परसेंटाइल भी ऐसे आएगी 99.2, 99.9, इस प्रकार 98, 97, जो काफ़ी इस प्रकार परसेंटाइल रहने वाली है। तो ये 90 परसेंटाइल, ये 90, अब इसके 88 आ रहे, 68 आ रहे, फिर भी इन दोनों को तुल्य मान रहे हैं, क्योंकि ये शिफ्ट इनको क्या दिख रहा है कि शिफ्ट टफ आ गई, इस कारण स्टूडेंट की मार्क्स कम आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ऐसे कैंडिडेट को फ़ायदा होगा जिसकी शिफ्ट में काफ़ी डफर लड़के यानी कम होशियार नहीं हैं, और कोई एक बंदा होशियार है तो वो तो एक तरीके से उस शिफ्ट का 100 परसेंटाइल हो जाएगा। तो होशियार का तो होना ही चाहिए ना, होशियार नहीं आएगा तो कौन आएगा। लेकिन इसमें ऐसा हो जाता है कि कोई कैंडिडेट है अपेक्षाकृत इस शिफ्ट में
कोई कैंडिडेट ऐसे हो जाए कि सभी एकदम इंटेलिजेंट ही कैंडिडेट आ जाए तो हो सकता है, और एक ऐसी शिफ्ट में सभी डफर कैंडिडेट आ जाए तो सभी इंटेलिजेंट में और सभी डफर में, अब डफर जो कम होशियार कैंडिडेट है एक तरीके से उसके 100 परसेंटाइल, और इधर जो कम होशियार में ये काफ़ी कम होशियार है, ऐसा होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है क्योंकि पूरे देश में एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे ही ठोठ लड़के आपको देखने को मिले, यानी बिना तैयारी के लड़के देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए का एक साथ यदि एक शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो ये थोड़ा एवरेज है उनका, एक तुल्य ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं एक शिफ्ट में काफ़ी कम होशियार है और उसकी परसेंटाइल में फिर उनको एक तरीके से फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप अभी देखते हो नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर भी जो बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं उसमें होशियार भी रहते हैं और उसमें जो कम पढ़े लिखे या फिर कम तैयारी किए हुए कैंडिडेट भी रहते हैं। तो इसका प्रभाव एक तरीके से न के बराबर पड़ेगा। और जो ये परसेंटाइल वाला फॉर्मूला है दिखने में भी एक तरीके से काफ़ी ईजी, आप समझ सकते हो, प्रत्येक कैंडिडेट इसको अप्लाई करके समझ सकता है कि इसमें रैंक के आधार पर ही आपका तय होगा कि ये जो आपकी शिफ्ट 1 में परसेंटाइल 100 है, ये शिफ्ट 2 में कितनी ही क्यों ना हार्ड आए 100 परसेंटाइल है। अब मान लेते हैं ये टोटल 20 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, वैकेंसी थी 5। अब 5 वैकेंसी थी, इसका मतलब कौन से 5 कैंडिडेट लेंगे, तो ये वाले, ये 2 कैंडिडेट ये हो जाएंगे, यानी परसेंटाइल जो देखेंगे जो अपर परसेंटाइल, जैसे ये सारे परसेंटाइल मार्क्स आ जाए फिर वो क्या करेंगे, अब कंप्यूटर पूरा सिस्टम हो गया है, वो डायरेक्टली देख लेंगे ऊपर वाले 5 कैंडिडेट कौन से, इसके 100 इसके 100, फिर वो मार्क्स देखेंगे ही नहीं, उनका कैलकुलेशन परसेंटाइल पर आधार पर होने वाला है, मार्क्स कितने क्यों ना आ जाए, उनकी रैंक क्या है। अब आई होप आपको ये थोड़ा ईजी लग रहा है, समझ गए हैं परसेंटाइल फॉर्मूला है किस प्रकार अप्लाई किया जाता है। मार्क्स इग्नोर कर दीजिएगा, कोई शिफ्ट कितनी ही क्यों ना टप आ जाए, लेकिन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनकी रैंक तो उसके अकॉर्डिंग बनने वाली है। ऐसा नहीं है कोई शिफ्ट टप आ गई तो परसेंटाइल ज़्यादा ही ज़्यादा चली जा रही है, परसेंटाइल एक तरीके से रैंक पर फिक्स रहने वाली है। और सेकंड बात करते हैं जो एक पॉइंट था, अब आरआरबी वाइज या आरआरसी वाइज कैसे होगा। अब आप देखेंगे इस वाले में आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ वन आरआरबी एकोमोडेटेड इन ए सिंगल शिफ्ट। अब आपको पता है कितनी आरआरसी और आरआरबी से, और ये पॉइंट भी देखिएगा, आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए आरआरसी वाइज सीबीटी आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व फॉर ईच आरआरसी। अब आरआरबी यानी 21 आरआरबी से कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, या फिर आरआरसी की बात करें तो लगभग मैं बताऊं 16 के आसपास, ठीक है, ये आप देखेंगे 16 आरआरसी से कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अब ये आरआरसी वाइज एग्जाम किस प्रकार लेंगे, जैसे कोई कैंडिडेट ने मध्य रेलवे में, अब मध्य रेलवे में ओवरऑल इंडिया से अप्लाई किया कैंडिडेट, ऐसा तो नहीं केवल राजस्थान वालों ने मध्य से किया या फिर केवल उत्तर प्रदेश वालों ने, पंजाब वालों ने, यानी टोटल राज्यों से जिनको इच्छा थी मध्य रेलवे में अप्लाई करने की, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो उन्होंने अप्लाई किया है। ओवरऑल इंडिया में मध्य रेलवे से भी हुआ है, पूर्व मध्य रेलवे से भी हुआ है, पूर्व तटीय रेलवे से भी हुआ है। अब ये क्या करेंगे, जैसे इन्होंने बोला आरआरसी वाइज एग्जाम ले रहे हैं, अब आरआरसी यानी मध्य रेलवे के जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि मध्य रेलवे में ग्रुप डी में कुछ फॉर्म आ रहे थे ना अलग अलग आरआरसी से, कहीं 9 लाख आ रहे थे, कहीं 8 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 16 लाख है, इस प्रकार फॉर्म आ रहे। तो मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख फॉर्म है ओवरऑल इंडिया में, एक आरआरसी से मान लेता हूँ मध्य रेलवे में 10 लाख फॉर्म आए और पूरे भारत में 10 लाख स्टूडेंट का एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाना या फिर अपेक्षाकृत कम शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट कराना थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये क्या करने वाले हैं रेलवे वाले अब की बार कि वो 10 लाख कैंडिडेट, इनकी कोशिश रहेगी कहीं की 2 लाख भी है तो 2 लाख ओवरऑल इंडिया में सेंटर है, 2 लाख कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो कोशिश रहेगी 2 लाख कैंडिडेट का एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो जाए, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव बिल्कुल एक तरीके से न के बराबर, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि एक ही, अब इससे पहले हो क्या रहा था, अब मध्य रेलवे वाले का एग्जाम वो सेम क्वेश्चन आ रहा था और उत्तर मध्य रेलवे का, पूर्व मध्य रेलवे का वो एक ही शिफ्ट के कैंडिडेट हैं। अब मध्य रेलवे के जो एग्ज़ाम दिए हैं वो काफ़ी इस प्रकार शिफ्टों में एग्ज़ाम जा रहे थे, तो वहाँ पर कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा उनको नुकसान दिख रहा था। अब इन्होंने किया मध्य रेलवे के ओवरऑल इंडिया में ये क्या करेंगे, अब इसमें ऐसा मत सोच लेना कि मध्य रेलवे में है तो जो सेंटर मध्य रेलवे में जो नज़दीक सेंटर पड़ते हैं वहीं देंगे। ओवरऑल इंडिया में जहाँ से आप, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो,
जो नज़दीकी आपने सेंटर फिलअप किया होगा, कौन से आपने प्रेफ़रेंस दी है, वहीं पर आपका सेंटर होगा। अब ये थोड़ा करना मुश्किल है कि मध्य रेलवे का भी एग्ज़ाम एक दिन में करा रहे हैं, फिर उत्तर पश्चिमी रेलवे का उसी दिन में अलग-अलग जगह सेंटर दे रहे हैं। तो वो इस प्रकार करेंगे कि मध्य रेलवे का एग्ज़ाम है, वो पहले जैसे अलग-अलग सभी रेलवे है ना, 16 तो किसी एक रेलवे का सबसे पहले करा देंगे, उसके बाद दूसरे ओवरऑल इंडिया में इस प्रकार वो सेंटर देते हुए एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो यहाँ से कम शिफ्ट में एक ही रेलवे के कैंडिडेट उनको आयोजित कराकर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कम कर सकते हैं। ये सेम आरआरसी ग्रुप डी में जो बता रहा हूँ, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 एग्जाम में भी इस प्रकार वो आरआरबी वाइज एग्जाम कराएंगे। यानी जो भी आरआरबी आपने किसी आरआरबी अजमेर से भरा है, भोपाल ने भरा, तो आरआरबी अजमेर का वो कोशिश करेंगे कि एक साथ कैंडिडेट जो भी एग्जाम दे आरआरबी अजमेर का, आप जिस सेंटर पर जाएंगे वहाँ पर सभी छात्र आपको आरआरबी अजमेर के देखने को मिले, भोपाल के, चंडीगढ़ को देखने को मिले। अब इससे पहले हो क्या रहा था, कहीं किसी ने आरआरबी मालदा से भरा है, पटना से भरा है, उसी एक सेट में उसका एग्ज़ाम हो रहा है। अब की बार ये आरआरबी वाइज एग्ज़ाम करने वाले हैं। और तो आरआरबी वाइज करेंगे, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आरआरबी अजमेर से कर रहे तो कोई अलग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। वो सेम जो टीसीएस है सीबीटी 2 के लिए या फिर एनएससी आईटी है ग्रुप डी के लिए, वो एक ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी रहने वाली है और सभी आरआरबी वाइज वही हैंडल करेगी जो एग्ज़ाम कराना है। लेकिन जो आरआरबी वाइज एग्ज़ाम है, जिस भी आरआरबी का एक आरआरबी लेकर पर्टिकुलर उनका एग्ज़ाम पहले करा देंगे, फिर सेकेंड, इस प्रकार वो पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, अब बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे कि जो इसमें दे रखा है ये मेडिकल वाला इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है, तो ये तो स्पष्ट जो प्रीवियस मैनुअल है ना, अभी चेंज नहीं हुआ है। पहले जो एनटीपीसी में आया था, ग्रुप डी में जब रिक्रूटमेंट आई थी 2019 में, वही मैनुअल है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है, काफ़ी बड़ा ये मैनुअल रहता है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट पे डिस्कशन है। तो यानी जो आपके बदलाव किया गया था ग्रुप डी के मेडिकल में, वो बदलाव एक तरीके से रद्द आप मान सकते हो। इसके अतिरिक्त कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए टेस्ट सीरीज से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपकी टेक्स्ट बुक में कितना स्कोर अभी आ रहा है। धन्यवाद।